हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 7 इंटीग्रल के एग्जाम्पल वाली जो एक्सरसाइज है 7.1 की एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 1 to 3 वो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हम शुरू करने जा रहे हैं आज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन वीडियो और उसकी फिर दूसरी वीडियो में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है इंटीग्रल का, वो मैंने एक वीडियो में बनाया था पहले। वो वीडियो मैंने डाल दी है। जिन्होंने वो वीडियो भी नहीं देखी है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन और इंडेफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, वो पहले वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद हम आ रहे हैं अब हम क्वेश्चंस पर। पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, तो आज जो एक्सरसाइज के जो ये एग्जाम्पल हैं हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। अपनी बुक में भी पढ़ लेंगे एक बार। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रल बोलते हैं। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, उसका इंटीग्रल फाइंड करना, जो इंटीग्रल फाइंड करके यहाँ पे आएगा उसको इंटीग्रल बोलते हैं या फिर एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक होगी बात। लेकिन जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूले बताए हैं आपको, वो फॉर्मूले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है इसके बारे में अभी उस वीडियो में नहीं बताया गया था। ठीक है ना। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का नंबर एक बार बताना चाहूँगा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का क्वेश्चन तो एक तो बोर्ड में आता नहीं है, वहाँ तो इंटीग्रल फाइंड द इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आता है। लेकिन जब बुक में दिया हुआ है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो हम सीख लेते हैं एक बार। 3 ही क्वेश्चन है और 2-4 एक्सरसाइज में होंगे, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के क्वेश्चन भी हम एक बार कर लेते हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि जब हम इंटीग्रल कर लेंगे, जब हमको इंटीग्रल आने लगेगा 7.1, 7.2, 7.3, तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, इन क्वेश्चन के जो इंटीग्रल करके जो आंसर आना है वो तो हम ओनली क्या कहते हैं देख के ही बता देंगे कि cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है, इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा। ठीक है ना, इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा भाई, ओनली देख के ही हम बता सकते हैं। तो तब भी क्वेश्चन हम कर ही लेंगे जब हमको इंटीग्रल करना आ जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल की बात करते हैं कि अगर हमको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करने के लिए बहुत ध्यान से ये बात समझनी है पहले आपको कि जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये बताया था कि इंटीग्रल एक्चुअल में होता क्या है, इंटीग्रल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनो। उस वीडियो में बताया गया था कि अगर किसी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। इंट्रोडक्शन वीडियो भी जरूर देख लेंगे, बात जरूर नहीं देखी अभी। ये हमारा फंक्शन जी बन के आ गया, एफ एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया और जी बन के हमारा आ गया। अब क्या कोई ऐसा प्रोसेस है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर हमको जी मिले लिखा हुआ और वापस हमको एफ एक्स फाइंड करना हो। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या था कि एफ एक्स था और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया और तो जी एक्स आ गया। तो क्या कोई उल्टा प्रोसेस भी है क्या कि जी एक्स अगर है और हम वापस से एफ एक्स को प्राप्त कर सकें, एफ एक्स को हम लेके आ सकते हैं वापस। हाँ है, तो उस वीडियो में ये तो बताया था कि इस प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ, हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर, हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा भाई, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और प्लस 2x। और अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको ये दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x, और वापस से मुझको वो बताओ क्या था वो। तो उसके लिए जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उस प्रोसेस को वापस से उसको प्राप्त करने, वापस से उसको लाने वाले प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक, जब हम इस फंक्शन से ये फंक्शन निकाल लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने इंटीग्रल फाइंड कर लिया। ठीक है ना, तो अब इन क्वेश्चंस में क्या है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है कि हमको ना ये फंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है मुझे दोबारा समझो। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यहाँ पर क्या था एक्स क्यूब और यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया ना, ये कैसे आया, डिफ्रेंशिएट करके। इसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे, इसको अगर वापस से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
जिसको डिफरेंशिएट किया था वो आ जाएगा। तो अब एक्चुअल में क्या है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ये बात तो आपको पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छी तरह समझा दी है। तो अब हमें ये दिया हुआ है, जो तीनों लिखे हुए हैं ना, वो एक्चुअली वो ये लिखे हुए हैं, ये ठीक है, वो ये लिखे हुए हैं और मुझको ये फाइंड करना है। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ये कहता है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके ये आया होगा। मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट किया होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं उसको, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसको डिफरेंशिएट किया होगा और ये आया होगा, ये हमको यहाँ बताना है। तो ये बात समझ में आई गई होगी सबकी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2x। तो जरा एक बात बताओ, सोचो ध्यान से, किसको डिफरेंशिएट करूं कि ये आ जाए, किसको डिफरेंशिएट करूं कि ये आ जाए, वही हमारा क्वेश्चन का आंसर है इसका। सोचो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, वो तो बताया भी वहां पर भी, किसको डिफरेंशिएट करूं कि वो आ जाए वापस। ठीक नहीं, अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा ना, नहीं आएगा। एक काम करते हैं, सपोज यहाँ पर 2 नहीं है, x है, cos x। ठीक, अब बताओ, अब तो मुझे पता है, बता दोगे किसको डिफरेंशिएट करूं कि आए, sin x। ठीक है भाई, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे यार, ये तो होता है ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। जब sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो हम क्या कह सकते हैं, cos x का इंटीग्रल sin x है। तो अगर सपोज करते हैं कि ये क्वेश्चन मुझको ऐसे दिया हुआ होता, तो हम एक्चुअल में क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम वो फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं जिसको डिफरेंशिएट करके cos x आया हुआ है। तो तब तो सवाल का आंसर डायरेक्ट आ गया था, कितना, sin x। वो जो प्लस c है वो तुमको ऐड करना है, ये बात में तुम कर ही देंगे। फिलहाल तो समझा रहा हूँ कि अगर हमको यहाँ पे हमें cos x मिला हुआ होता तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता तुरंत, sin x। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे cos 2x आ गया बीच में। तो अब पूछ रहा हूँ कि किसको डिफरेंशिएट करूँ, यहाँ पर क्या लिखूँ ऐसा कि ये आ जाए। तो सुनो ध्यान से, क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से समझेंगे यार। ये तो पता ही है ना कि यहाँ sin 2x तो आना ही है, यहाँ पर sin 2x तो आना ही है। क्यों? क्योंकि जब याद करो, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x। और फिर 2x का भी तो होता है 2, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और फिर 2x का भी कितना होता है 2। तो ये क्या बनकर आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 cos 2x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x इज इक्वल टू 2 cos 2x। तो हम ये कह सकते हैं कि sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x है और 2 cos 2x का इंटीग्रल sin 2x का डिफरेंशिएशन तो कौन है, sin 2x का डिफरेंशिएशन तो कौन है 2 cos 2x, और 2 cos 2x का इंटीग्रल कौन है sin 2x। लेकिन मुझे को यहाँ पर 2 cos 2x को थोड़ा ही निकालना है, मुझे तो cos 2x का निकालना है ना। तो क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे, ये जो कांस्टेंट है 2, इसको हम इधर ले आएंगे। और ये तो सभी जानते हैं ना कि जब कोई कांस्टेंट या कोई नंबर राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से दूसरी साइड जाता है तो वो कहाँ पर आता है, अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में। मतलब या इधर 2 है ना, इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर डिवाइड में आ गया ना ये 2 ऐसे। और ये बात याद रखना, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन के जो सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रल का, उसके अंदर बाहर लेकर अंदर ले जा सकते हैं और बाहर भी ला सकते हैं। तो अब इस कांस्टेंट 1/2 को हमने इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया ऐसे। कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन के सिंबल के अंदर बाहर ला सकते हैं। तो बन तो गया, तो बन तो गया। मैंने ये तो बताया था, मुझको वो फंक्शन ढूंढना है, मुझको वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन ये होता हो। तो वो फंक्शन कौन है, तो वो फंक्शन कौन हुआ, sin 2x 1/2 इंटू sin 2x। क्यों? क्योंकि 1/2 sin 2x का डिफरेंशिएशन ये है। अब चाहे तो करके देख लो एक बार, चाहे तो चेक कर लेंगे एक बार कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ध्यान से सुनना, sin 2x का क्या होगा cos 2x, और 2x का क्या होगा इंटू में 2 करके दिखा देता हूँ। अगर डिफरेंशिएट करूँ तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, sin 2x का cos 2x और 2x का 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 sin 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, cos 2x। तो हम ये कह सकते हैं इस चीज़ से, हम ये कह सकते हैं इस चीज़ से कि 1/2 sin 2x का डिफरेंशिएशन जैसे ये है तो cos 2x का इंटीग्रल ये है। तो cos 2x का इंटीग्रल ये फंक्शन हमारा आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1/2
कितना आ गया 1/2 sin 2x, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c तो मैंने ऐड करना बताया ही था, क्यों ऐड करते हैं, क्या रीज़न है, वो मैंने तुमको उस दिन इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा दी, पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को क्यों ऐड करते हैं। यहाँ भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ समझाया था अभी कि sin 2x का डिफरेंशियल cos 2x प्लस 2 है, तो यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट भी हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए कांस्टेंट यहाँ पर हम c भी ले सकते हैं, ऐसे यहाँ पर हम कांस्टेंट c भी ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर भी हम कांस्टेंट c भी ले सकते हैं। तो इसलिए फाइनली पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनता है, cos 2x का इंटीग्रल 1/2 sin 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, 1 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रल 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो जैसा कि अभी बताया था कि हम यूज़ कर रहे हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या करते हैं कि हमें सिर्फ ये देख के बताना है, पता सोच के बताना है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएशन किसका होता है। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन ये होता है, वही सवाल का हमारा आंसर होगा। अब एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n का फॉर्मूला याद होगा, n x पावर n माइनस 1, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं हम लोग, जब इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रल कौन हुआ, ये हुआ। मतलब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ nx की पावर n माइनस 1 का जो इंटीग्रल है, nx की पावर n माइनस 1 का जो इंटीग्रल है वो कौन है, वो कौन है, x पावर n, ठीक है ना। इधर से इधर जाते हैं तो डिफरेंशिएशन, और इधर से इधर आते हैं तो इंटीग्रल, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, इस चीज को देखो और इसको देखो, n x पावर n माइनस 1, ये n है, x पावर n माइनस 1 है, और यहाँ पे क्या है, ये 3x स्क्वायर। तो जरा कंपेयरिंग करना है इन दोनों की, 3x स्क्वायर और nx की पावर n माइनस 1 कंपेयरिंग करो, तो n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, अगर ध्यान से देखो n की वैल्यू, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दूँ, मैं अगर इस फॉर्मूले में अभी n की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से, 3 पुट करने पे 3x पावर 3 माइनस 1 dx इज इक्वल टू x पावर 3, तो ये क्या बन गया, 3 पुट क्या बने यहाँ पर, तो ये बन गया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू x क्यूब। मतलब क्या हुआ कि 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब है, 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब। और ऐसे ही अगर अभी इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 4 रख दें, 4 रखो n की वैल्यू इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या रख दें, अगर हम 4 रख दें तो 4x पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4। इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो ये बन गया ना, क्या बन गया ये, 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4। तो क्या कह सकते हैं कि 4x क्यूब का इंटीग्रल कौन हुआ, x पावर 4। आ रही है बात समझ में कुछ भाई, ये तो बताया ना कि इधर से इधर जाते हैं तो डिफरेंशिएशन, और इधर से इधर करते हैं तो फिर इंटीग्रल। तो जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल कौन हुआ, x की पावर n। और एक बार हमने क्या किया, इस वैल्यू में n की वैल्यू 3 पुट करी, 3 ही क्यों पुट करी, हमने यहाँ पर कंपेयर करके देखा ना, ये वैल्यू n की वैल्यू 3 बन रही है, तो n x पावर n माइनस 1, जहाँ n था वहाँ 3 पुट किया, तो 3x पावर 3 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब। ऐसे जब 4 रखेंगे, जब इस फॉर्मूले में हम 4 रखेंगे यहाँ पर, तो 4x क्यूब इंटू डी एक्स की वैल्यू x पावर 4। एक बात और है, जब हमने डिफरेंशिएशन किया था, जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का चैप्टर किया था, तो इतना तो हमको याद हो ही गया था ना। जरा बताना एक बार, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो बस वही तो किया, जब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल कौन होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x पावर 4। ऐसे ही जरा बताना, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 4 क्या होता है, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब तो होता है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये है,
तो इसका इंटीग्रल वापस वो हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो क्वेश्चन तो ये एक लाइन का ही है, क्योंकि हमको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ यूज़ करना है, और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज़ करने में हमें केवल देख के पता लगाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएशन किसका होता है। बस ये सोचना है कि ये जो है डिफरेंशिएशन, चाहे तो चेक कर लो ना भाई, इसको डिफरेंशिएट करो जरा एक बार, इसको डिफरेंशिएट करोगे यही तो आएगा निकल के, एक्स क्यूब का 3x², एक्स पावर 4 का 4x³ और c का 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है। तो ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर, 1/x dx, और x इज नॉट इक्वल टू 0, साथ में लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। अक्सर हम लोग क्या करते हैं 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, जब मैथ का जो फर्स्ट बुक हमने की है पार्ट फर्स्ट, उसमें कई क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन में, या एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उनमें क्वेश्चन के साइड में कुछ इस तरह से लिखा रहता है कि x इज नॉट इक्वल टू दिस, या x इस इंटरवल में है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, कह देते हैं कि छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है क्वेश्चन में, भले ही हम लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन और क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है वैसे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। ऐसी क्या बात थी कि यहाँ पे तो उसने नहीं दिया कुछ भी ऐसा, इस क्वेश्चन में क्यों लिखा हुआ है ऐसा, इसका क्या रीज़न है इस बात का। तो इंटीग्रल फाइंड करना है मुझे 1/x का विद रेस्पेक्ट टू x के, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब भैया एक बात बताओ, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x 0 तो है नहीं, तो फिर x क्या है? जब x 0 नहीं है तो फिर तो ये मतलब हो गया ना कि x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर x लेस देन 0 होगा। भाई तीन तो नंबर होते हैं, या 0 होता है या पॉजिटिव या नेगेटिव, x 0 है नहीं तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि x 0 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 1/0 तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा ना। अगर x की वैल्यू मैंने 0 रख दी यहाँ पर तो 1/0 फंक्शन इज नॉट डिफाइन, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा 0 पर। तो इसलिए भी यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ है, और मुझे फाइंड करना है 1/x का इंटीग्रल। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या बताया है कि हमको बस ये देखना है कि ये फंक्शन जो है लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन किसका होता है। ये तो याद होगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में जाओ ना 11th क्लास, जो इस बुक का पार्ट फर्स्ट है, 11th क्लास में भी है वैसे तो, और अब भी है 12th में भी। 1/x डिफरेंशिएशन किसका होता है? 1/x डिफरेंशिएशन किसका होता है? log x का। अरे पता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और मोड में लिखते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ log x की वैल्यू क्या होती है? 1/x। तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये है, जब इसका डिफरेंशिएशन 1/x है, तो इसका इंटीग्रल कौन हुआ? log mod x। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ना। जब इसका डिफरेंशिएशन हमको ये देखना है ना कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये डिफरेंशिएशन किसका होता है? log mod x का, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये डिफरेंशिएशन किसका होता है? log mod x का प्लस c। और वैसे तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी इसको और अच्छे से समझने के लिए एक चीज़ को और देख लेते हैं, जो उसने कंडीशन दी है मुझे, x इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे ये बात मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई थी, फिर से बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब या तो x ग्रेटर देन 0 रहा होगा या फिर x हमारा लेस देन 0 रहा होगा। अब दोनों ही केस में देख लेते हैं एक बार, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, और अगर x लेस देन 0 है तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर x ग्रेटर देन 0 है और मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है log mod x का, log mod x का, तो जरा ध्यान से बताना कि मोड तो रिमूव करना आता है ना, जिनको मोड रिमूव नहीं करना आता है वो फंक्शन रिलेशन वाली वीडियो देखें एक बार जरूर जाके। तो डिफरेंशिएशन log mod x, log जब x पॉजिटिव होता है तो मोड हट जाता है अपने आप ही, क्योंकि अंदर की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ये क्या रहेगा? log x, क्योंकि log डिफाइन होता है पॉजिटिव नंबर के लिए, ओनली पॉजिटिव नंबर की log डिफाइन होता है, तो x तो यहाँ पॉजिटिव ही है ना हमारा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या बन गया हमारे पास? 1/x। इस तरह बन के आता है ये, x पॉजिटिव है तो log mod x की वैल्यू हम log x लेंगे, क्योंकि x पॉजिटिव है तो मोड रिमूव हो जाएगा अपने आप ही, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो अगर हम इस डेफिनेशन से देखते हैं कि log mod x का डिफरेंशिएशन तो कौन है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रल कौन हुआ? log mod x। अगर हम नेगेटिव वाले में देखते हैं जाकर, चलो देख लेते हैं एक बार क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log mod x, और अब x लेस देन 0 है। अब क्योंकि x लेस देन 0 है तो अब मोड का काम क्या है? मोड इस x को 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा और मोड खुद यहाँ से हट जाएगा। जब x पॉजिटिव होता है तो मोड अपने आप हट जाता है, और जब x नेगेटिव होता है ना तो मोड 1 माइनस देने के बाद हट जाता है,
हटता है ताकि ये चीज़ पॉजिटिव बन जाए। अब ये नेगेटिव नहीं है, जो ब्रैकेट लिखा है ना माइनस एक्स, ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एक्स तो नेगेटिव है भाई, एक्स नेगेटिव है ना, और बाहर माइनस लगा दिया हमने तो पॉजिटिव बन गया ना ब्रैकेट। तो log माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स, और अब माइनस एक्स का भी तो होगा डिफ्रेंशिएशन, एक्स तो कर दो, log माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स का -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया 1/x। अब भी देख लो log mod x का 1/x डिफ्रेंशिएशन, ये तो क्या हुआ डिफ्रेंशिएशन, तो 1/x का वापस इंटीग्रल क्या होगा उल्टा log mod x। तो दोनों ही केस में चाहे हमारा x पॉजिटिव हो चाहे हमारा x नेगेटिव हो, 1/x का इंटीग्रल log mod x। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है हमेशा कि 1/x का इंटीग्रल जो होता है वो log mod x होता है, या ये कहें कि log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कई बच्चों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर मोड क्यों लगाते हैं, तो इसको मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया है कि ये मोड का क्या रीज़न है, log में मोड हम लोग क्यों लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा एक बार सभी लोग। ठीक है, अब हम ये तो थे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, अब जो बाकी के एग्जाम्पल है ना वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं करेंगे हम लोग, वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के हैं ही नहीं, वो तो डायरेक्ट इंटीग्रल के हैं, और ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो एग्जाम में हमारा आता भी नहीं है, सिर्फ एक तरह से प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2 डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, जिनमें हम फॉर्मूले लगाएंगे, और फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे, सब कुछ समझा दिए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो x पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रल होता है x पावर n+1/n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर n -1 हुआ तब तो ये 1/s हो जाएगा, और ये 1/s अगर हो गया तो फिर तो फॉर्मूला है ही हमारे पास, अभी बताया था। तो चलिए 2 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल ऑफ x³ -1/x²। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करिए, यहाँ तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रल सोल्व कीजिए, इंटीग्रल फाइंड कीजिए, और एग्जाम में भी ये लिखा हुआ है फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड या फिर इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है इंटीग्रल का, तो पहले हमें उस क्वेश्चन को अपने जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मेट में फिट करना होता है। यहाँ पर तो देखो साइन कोस टेन ई लॉग वगैरह तो है नहीं, तो ये तो पक्का है कि ये x पावर n वाली फॉर्म में बनना चाहिए आगे, लेकिन अभी ये इस फॉर्मूले में पूरा फिट नहीं बैठता। अब यहाँ पर न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो फर्स्ट वी रिड्यूस इनटू फॉर्मूले के फॉर्मेट में इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार कैसे करेंगे आइए देखते हैं। x² को अपॉन में कर लेते हैं अलग अलग, x³ अपॉन x² -1/x²। इस x² को अपॉन में कर लेते हैं अलग अलग। अब ये क्या बच गया x पावर 3 पावर 2, तो x या 3/2 1 बचा ना, और इसको क्या लिख लेते हैं हम x पावर -2। अब अगर देखें तो दोनों उस फॉर्मूले में फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि ये तो है x पावर 1 है ना, ये तो x पावर n मतलब मान लेते हैं, और ये है x पावर -2। अब इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक फंक्शन पे अंदर, 1/x -x पावर -2 इंटू dx। तो x पावर n का इंटीग्रल x पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस x पावर n+1 अपॉन n+1, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जिस लाइन में इंटीग्रल करते हैं वहीं पर c कांस्टेंट ऐड करना होता है हमें। तो x पावर 2 अपॉन 2 माइनस x पावर -1 अपॉन -1 प्लस c इज इक्वल टू x²/2 माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये बात जरूर लिखते हैं कि c क्या है, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर एक नाम और बताया था ना, c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं, c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में x पावर 2/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक्स पावर 2/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स।
एक्स पावर 2/3 और 1 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अंदर, क्यों? क्योंकि यहाँ तो पहले से फॉर्मूले में फिट बैठता है ये एक्स पावर n, एक्स पावर 2/3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कैसे? मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले से ही इन सबको तुमको सोल्व करना सिखाया है एग्जाम्पल देके, ठीक है ना। फिर भी यहाँ कर देता हूँ एक बार, एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही फॉर्मूला है ना। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है? 1 का इंटीग्रल होता है x, समझाया था ना उस दिन, प्लस c। तो x पावर 3 प्लस 1 2 5/3 अपॉन 5/3 प्लस x प्लस सी। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग अब? 3/5 x पावर 5/3 प्लस x प्लस सी, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात तो हर क्वेश्चन में हमें लिखनी ही है, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं अब इसका, ये तरफ कर देता हूँ उधर से, ठीक है। इसको भी काट लेंगे सभी, इसको नोट कर लेंगे एक बार, हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये है यहाँ पर थर्ड पार्ट में कहता है कि इंटीग्रल x पावर 3/2 प्लस 2 e पावर x माइनस 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। आओ तो इंटीग्रल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिंबल को, 3/2 dx का होगा प्लस 2 इंटू इंटीग्रल e पावर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1/x dx। जितने भी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन हैं सभी फंक्शन पर इंटीग्रल के सिंबल और विद dx को अलग अलग ले आते हैं, ये प्रॉपर्टी भी बताई थी उस दिन। और अब देखते हैं बड़े आराम से कि क्या ये हमारे फॉर्मूले से मैच करते हैं, जो फॉर्मूले लिस्ट अब तक आप लोगों को बताई गई है। हाँ बिल्कुल करते हैं। x पावर n का इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 इंटू ई पावर x का इंटीग्रल, इससे आसान इंटीग्रल तो कोई है ही नहीं, ई पावर x का तो ई पावर x ही होता है, माइनस 1/x का, वो देखो 1/x का log mod x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये बनेगा x पावर 5/3 अपॉन 5/3 और रेसिप्रोकल होकर बन जाएगा 3/5 2 इंटू ई पावर x माइनस log mod x प्लस c, वेयर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नोट कर लेंगे। यहाँ पर तो 2 आएगा ना, बिल्कुल, और यहाँ भी 2 ही आएगा। 2 1 जा 2 प्लस 3 5/2, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, 5/2 और 2 1 जा 2 प्लस 3 2/5, ठीक है कोई नहीं, ये तो एरर ऑफ राइटिंग हो जाता है, एरर ऑफ राइटिंग। मेन तो है कि तरीका समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो समझ में आ रहा है सभी को, धीरे धीरे करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 पर। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लिखे हुए हैं, जिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के हम लोग अब इंटीग्रल करने वाले हैं। तो अब जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले आए थे, साइन का इंटीग्रल कॉस, साइन का कॉस का है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का है, कोसेक एक्स वगैरह के हैं। उन इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब बता दीजिए कोई मुझको, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रल, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों से, बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट, इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, ब्रैकेट के अंदर है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, ठीक है ना।
तो अभी अगर हम इसको अभी देखते हैं ध्यान से तो ये हमारे फॉर्मूला से मैच नहीं करता, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, पहले इस कोसेक एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ब्रैकेट में। कोसेक एक्स की जब मल्टीप्लाई आप लोग अंदर करोगे तो बड़े ध्यान से देखना है, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या बन जाएगा, ये तो कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। और कोसेक एक्स की मल्टीप्लाई जब कोट एक्स में करते हो तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। समझ में आ रहा है सभी के? कोसेक एक्स की कोसेक एक्स में कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स की कोट एक्स में कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। और अब इंटीग्रल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स। अब भैया फॉर्मूले की लिस्ट में जाओ, अपनी फॉर्मूले याद करो, देखते हैं कि क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, बताइएगा कोई। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस कोट एक्स, ठीक है ना। और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज हमारा माय आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है, और फॉर्मूले याद करने बैठोगे अगर तो ये नहीं याद होंगे, इनको लिख लिख के देखते हैं, लिख लिख के देखते से याद होंगे। और जितने क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज होंगे फॉर्मूले, जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज होंगे वैसे वैसे याद भी होंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो अभी ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा उस फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको जिस फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रल के फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि ये अभी हमारे इंटीग्रल की फॉर्मूलों की जो लिस्ट है, जो साइन कोस के इंटीग्रल है उनमें मैच नहीं कर रहा है, तो उस फॉर्म में इसको लाना पड़ता है। पहले हम कैसे लाएंगे देखते हैं। इसको अलग अलग अपॉन में कर लेते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को दो बार लिख लेते हैं ऐसे इंटू में, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ये दो कोस ही तो होते हैं ना, इंटू डी एक्स, ठीक। समझ में आ रहा है सबको? 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से जाएं अगर हम, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और ये जो इतना है, ये इतना, ये जो इतना है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस तो क्या हो जाता है, साइन अपॉन कोस तो क्या हो जाता है भाई, tan x। और जो ये कोस अपॉन में है तो ये कंसिडर किया जाएगा एज ए 1 अपॉन कोस एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स, तो ये इंटू में क्या लिखा जाएगा, सेक एक्स, ये इंटू में क्या लिखा जाएगा भैया, सेक एक्स इंटू डी एक्स। कैसे हुआ, समझने वाली बात बहुत ध्यान से। वैसे तो tan ले लेते कि ये भी तो है, तुमने 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया इसको हमने, और 1 अपॉन कोस को सेक और साइन अपॉन कोस को भी tan। अब इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अंदर, तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब तो फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लाइन जरूर लिखनी है क्वेश्चन के लास्ट में, जब भी हम लोग सी ऐड करते हैं तो ये लाइन जरूर लिखते हैं। तो इंटीग्रल करने के बाद अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होता है तो कर देते हैं, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक। नोट कर लेंगे इसको बहुत ध्यान से सब कुछ। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट एग्जाम्पल पर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल के जैसा हमारे पास एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम्पल 4, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ। यहाँ पर एफ में कंफ्यूज नहीं होना है, दो एफ बने हुए हैं, एक स्मॉल एफ एक्स मतलब एक फंक्शन के लिए, और जो फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है उसको डिनोट किया हुआ है कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से। तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव
ऑफ स्मॉल एफ एक्स 4x³ माइनस 6 कैपिटल एफ एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल ही होता है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है और हमें एफ एक्स ही फाइंड करना है, तो वी कैन राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल ऑफ 4x³ माइनस कितना साथ में 6, 4x³ माइनस 6, ठीक है ना। सो एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x³ माइनस 6। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, जब इंटीग्रल के सिंबल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 4 तो कॉन्स्टेंट है, x³ इंटू डी एक्स माइनस 6 कॉन्स्टेंट है, तो ऑपरेट किस पर होगा 1 पर, 1 इंटू डी एक्स। देन एफ एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स पावर 3 का इंटीग्रल उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा बताओ, एक्स पावर 4/4 माइनस 6 इंटू 1 इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x प्लस c, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक कंडीशन गिवन है कि f0 की वैल्यू 3 है, तो इसी रिलेशन में पुट कर देते हैं यहीं पर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पुट कर देते हैं। तो f0 इज इक्वल टू 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस कितना c, ठीक है। अब f0 की वैल्यू क्या है, गिवन है 3, 0 माइनस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो पुट कर दो वापस इसको फर्स्ट में ही, पुट इन फर्स्ट, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x प्लस c की जगह क्या आ गया 3। तो ये हमने स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स भी फाइंड कर दिया है, ठीक। तो इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल पूरे हो चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1, और एक्सरसाइज 7.1 में जो शुरू की 5 या शायद 6 क्वेश्चन हैं में भी, वो तो वही वाले हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसको हम अभी करने वाले हैं डायरेक्ट। और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखवाए हुए हैं उस पर होंगे, ठीक। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, क्या कहेंगे इसको हम, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कि अब आज समझाया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इंटीग्रल साइन 2x इंटू डी एक्स। ये तो वैसा ही हो गया ना जैसा आज एग्जाम्पल कराया था पहले वाला। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos 2x बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो हमको क्या सोचना है, सोचना ये है कि ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफरेंशिएशन किसका है। तो अगर हमको याद हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रल कौन होगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कौन होगा, cos x। और मैंने आज ही बताया था कि कांस्टेंट को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो मैं इसको हमने यहाँ ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि माइनस cos x का डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कौन है, माइनस cos x, उल्टा ले देते हैं इसको, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस cos x। लेकिन ये साइन एक्स तो नहीं है ना, ये तो साइन 2x है, ये तो क्या है साइन 2x। तो अगर हम साइन 2x लें तो इस साइन एक्स का तो माइनस cos 2x, ठीक है ना। तो साइन 2 से कितना होगा, माइनस cos 2x। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि 2 को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन पे चलते हैं एक बार हम लोग, कहाँ चलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, cos 2x का, cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और 2x का फिर कितना होगा 2। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ
कोस 2x, माइनस को इधर ले आओ, इस 2 को अपॉन में ले आओ, तो क्या रह गया उधर हमारे पास साइन 2x। और ये जो समझाया था ना कि कांस्टेंट को तो हम अंदर शिफ्ट कर सकते हैं भैया, तो -1/2 cos 2x, इस 1/2 को अंदर ले गए तो -1/2 cos 2x इंटू साइन 2x। तो ये वो फंक्शन है, -1/2 cos 2x वो फंक्शन है, -1/2 cos 2x वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके साइन 2x आता है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रल ये हुआ ना। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये तो करना है, वो फंक्शन ढूंढना है जिसका ये डिफरेंशिएशन होता है। तो ये डिफरेंशिएशन होता है -1/2 cos 2x का और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, जैसा एग्जांपल में कराया था, पहला एग्जांपल ऐसे कराया था ना। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ cos 3x, बिल्कुल एग्जांपल 1 की तरह, बिल्कुल एग्जांपल 1 की तरह। cos 2x था उसमें, तो इसमें क्या है cos 3x। तो मुझे वो फंक्शन ढूंढना है, हमें वो फंक्शन ढूंढना है जिसका ये डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर याद करते हैं एक बार, इधर देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 3x और 3x का 3, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x 3x का 3, और उस 3 को इधर ले आओ डिवाइड में 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, तो इज इक्वल टू क्या रह गया cos 3x। अब 1/3 को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के साथ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 इंटू साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट इफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन 1/3 इंटू साइन 3x इज cos 3x, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन cos 3x, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो वी कैन से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इज इक्वल टू 1/3 इंटू साइन 3x। तो ये तो करना है ना, वो फंक्शन ढूंढना है। अच्छा, साथ में कांस्टेंट भी तो हो सकता है ना, साथ में चाहे +1 कर लो, +2 कर लो, तो क्या कर लेते हैं फॉर कन्वीनियंस +c, चाहे कोई भी कांस्टेंट क्यों ना हो। तो cos 3x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos 3x डिफरेंशिएशन होता है 1/3 साइन 3x प्लस c का। मेथड ऑफ इन्फेक्शन समझ लें ध्यान से भाई, इस वो फंक्शन ढूंढना है जिसको डिफरेंशिएट करके ये आता हो। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करके ये आ तो रहा है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखो ये आ जाएगा, ध्यान से देखो आप, वहाँ भी आ रहा है। तो इसलिए मेथड ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं इसको। लेकिन फिर से याद रख देता हूँ, जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे, एक्सरसाइज करने लगेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये तो हमको केवल ओरली याद हो जाएंगे एक तरीके से, फिर तो हम इनको ऐसे कर दिया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद हम इंटीग्रल e⁻³ इंटू dx, e⁻³ इंटू 2x, सॉरी e⁻2x। तो वो फंक्शन ढूंढना है मुझे जिसका ये डिफरेंशिएशन होता है। e⁻2x डिफरेंशिएशन किसका होता है, अब बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x। तो e⁻x का तो डिफरेंशिएशन भी e⁻x और e⁻x का तो इंटीग्रल भी e⁻x, ठीक है ना। मगर यहाँ पे 2x आ गया, तो अगर मैं यहाँ पे 2x ले लूँ, सपोज दैट इफ वी मल्टीपल ऑफ x इज 2, देन डिफरेंशिएशन कैसा होगा, e⁻2x का e⁻2x और 2x का 2, e⁻2x का e⁻2x और 2x का 2, और अब इस 2 को कहाँ उठा के ले आओ, अपोन में 1/2 d/dx, और अब इसको शिफ्ट कर देते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रल के सिंबल के अंदर बाहर ले जा सकते हैं। तो 1/2 e⁻2x का डिफरेंशिएशन ये होता है, जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रल ये हो गया, मतलब e⁻2x का इंटीग्रल क्या हो गया 1/2 e⁻2x प्लस कांस्टेंट, तो c पता ही रखा है मैंने सबको, कांस्टेंट प्लस c से तो डिफरेंशिएशन 0 कर ही देगा था सबको। तो ये 3 क्वेश्चन भी आप लोग उतार सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल sin 2x minus 4 e⁻3x बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो अब तो थोड़ा थोड़ा करने का प्रैक्टिस ही हो गई होगी। इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx माइनस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ e⁻3x इंटू dx। तो बताओ
वो फंक्शन बताओ जिसका ये डिफरेंशिएशन होता है। 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग ऐसे। वो फंक्शन बताओ जिसका ये डिफरेंशिएशन होता है। ये डिफरेंशिएशन होता है, याद करो, -1/2 cos 2x का। कैसे बताया? जैसे शुरू को 2 क्वेश्चन किए हैं आज। पहला क्या देखो, पहला ये तो था, पहला क्वेश्चन ये तो है sin 2x। तो sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है? -1/2 cos 2x का। और इसको मैंने तुमको निकाल के भी सारा दिखाया था। -4 e⁻3x किसका डिफरेंशिएशन होता है? e⁻3x होता है e⁻3x/3 का। ये कौन सा क्वेश्चन कराया था? जिस तरह से अभी भी कराया था क्वेश्चन नंबर 3। sin 2x -cos 2x/2 और 4 × e⁻3x/3। इनको करने का एक तरीका और भी है। वैसे तो ये तरीका मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 में बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी बता रहा हूँ एक बार। जब भी हम इस तरह के इंटीग्रल करेंगे जिनमें x के साथ कोई मल्टीपल में कोई नंबर होगा, ऐसे 2, 5 कोई कॉन्स्टेंट होगा, तो उसका इंटीग्रल भी हम अपने बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनसे कर सकते हैं। कैसे? sin 2x का इंटीग्रल करो जो सिंपल वाला होता है फॉर्मूला, sin 2x का -cos 2x। कैसे करना? sin 2x का -cos 2x और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। sin 2x का इंटीग्रल -cos 2x, समझ रहे हैं? sin 2x का इंटीग्रल -cos 2x, ये तो होता ही है ना। और x का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक। लेकिन ये तरीका तभी लगेगा जब ये हमारा लीनियर होगा। लीनियर समझते हो ना? लीनियर क्या होता है? लीनियर क्या होता है? लीनियर क्या होता है? 1 पावर में, जिसकी पावर 1 हो। लीनियर इन x, जैसे कि 2x है, अगर यहाँ पर 2x² या फिर 2x³ तब ये तरीका ना लगता, तब तरीके अलग आएंगे, वो तो आगे आएंगे जाके। लेकिन अगर ये लीनियर है तो मेथड बाय इंस्पेक्शन कह लो या डायरेक्ट कह लो, वैसे ही तरीका मैं बताऊंगा भी आपको 7.2 में जब स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो sin 2x का -cos 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। यहाँ भी जैसे किया, e⁻3x का e⁻3x वही फॉर्मूला और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। लेकिन तरीका कब लगेगा? जब ये लीनियर इन x में ये लीनियर हो, x में ये 1 पावर का हो, तब लगेगा। इनके अपने फॉर्मूले हैं तो ये बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल प्लस कांस्टेंट c। तो फाइनली ये क्या बनकर आया? -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x + c, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6 इंटीग्रल 4 e⁻3x × dx प्लस इंटीग्रल 1 × dx। तो मेथड बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रल ऑफ e⁻3x जैसा भी किया था, e⁻3x/3 और 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? 1 x का डिफरेंशिएशन होता है, तो x + c। 4 ax + b होल स्क्वायर × dx। अब ये बताओ, ये लीनियर है क्या? ये x में, ये मत कहना कि ऊपर तो सर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो क्वाड्रेटिक बन गया। मैं पहले कह रहा हूँ जहाँ x लिखा हुआ है, ये टर्म x जो लिखा हुआ है वो लीनियर होनी चाहिए, जो x लिखा हुआ है। तो अगर ये x लिखा है तो इसमें आप ये फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमने याद किए वो लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं एज x⁻n कि ये जो मैंने ये बॉक्स बनाया ना, ये x है, x⁻n क्या है? ये x⁻n। तो x⁻n का इंटीग्रल क्या होता है भैया? x⁻n का इंटीग्रल होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, यही तो होता है। इसको x मान लिया क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर को ही मान सकते हैं। ये मत कहना कि होल पावर 2 लगी हुई है। जहाँ x लिखा हुआ है वो लीनियर होना चाहिए, जहाँ x लिखा हुआ है। अगर यहाँ x² होता, जहाँ x³ होता, तब ये लीनियर ना कहलाता। तो ये बन गया x⁻n, x पावर फॉर्मूला लगाया मैंने n+1/n+1। और अभी क्या बताया था? डिवाइड किससे करनी है? कोफिशिएंट ऑफ x से। तो कोफिशिएंट ऑफ x कौन है यहाँ पर? a, उससे डिवाइड। तो ये इंटीग्रल पूरा हो गया आपका। x⁻n का x⁻n+1 अपॉन n+1 और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनली वी राइट ax + b³ अपॉन 3a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पूरा हो जाता है।
और फिर से बता देता हूँ एक बार, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को मैं इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जब हम इंटीग्रल में आगे चलेंगे अभी तीसरी चौथी साइज में, तो ये सब तो आप चुटकियों में करोगे, क्योंकि आपको उस टाइम तक कई सारे फॉर्मूले में बता चुका हूँ। आप लगभग उस टाइम तक 70-80 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ये क्वेश्चन तो वहाँ पर बीच बीच में बन के आएंगे, ये तो आप देखते बता दोगे कि क्या होगा इसका आंसर, प्रैक्टिस से अपना धीरे धीरे आ जाएंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं बंद कर देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.1 का पूरा सॉल्यूशन 7 से लेकर लास्ट जितने भी क्वेश्चन है सब डाल दूंगा। तब तक आप फॉर्मूले लर्न कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जो इंटीग्रल कर रहे हैं उनको कोई भी बेनिफिट इस वीडियो से अगर मिल जाता है तो उनके लिए भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर दें, ताकि सब लोग इसको देख के अच्छे से इंटीग्रल पढ़ सकें। और अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट लगा हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें एक बार। जो भी आप लोग कमेंट करेंगे, जो भी आप सजेस्ट करेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर और डाल दूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए हम वेट करते हैं कल तक का। तब तक के लिए गुड बाय।